नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के साथ। भाजपा ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी की है। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गई है। अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता हार गए। इनमें मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज शामिल हैं। 70 सीटों में बीजेपी 48 और आम आदमी पार्टी 22 सीटें जीतने में कामयाब रही। दिल्ली से हुई भाजपा की बम्पर जीत का जश्न गुरुग्राम समेत पूरे हरियाणा में मनाया गया। गुरुग्राम के मानेसर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। गुरुग्राम के मानेसर में तमाम कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए कहा कि दिल्ली में केजरीवाल बहरूपिया की भूमिका निभाकर लोगों को गुमराह कर रहे थे, जिसका जवाब आज दिल्ली की जनता ने भी दे दिया है। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने लगातार तीसरा चुनाव जीता है, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास बढ़ा है। हरियाणा में अगले महीने होने वाले नगर निकाय चुनाव पर भी दिल्ली में हुई बम्पर जीत का असर पड़ेगा। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव में भी भाजपा विजय रथ की ओर बढ़ेगी और हरियाणा से आने वाले केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आने वाले निकाय चुनाव में भी एक तरफा जीत भाजपा की होने वाली है। और ऐसे में राजनीतिक पंडित बताते हैं कि हरियाणा में स्थानीय चुनाव में स्थानीय मुद्दों का बड़ा योगदान होता है, जैसे नगर विकास, स्वच्छता, जल आपूर्ति, यातायात और सुरक्षा। हालांकि दिल्ली चुनाव के परिणामों से राजनीतिक दलों के मनोबल में जरूर फर्क पड़ सकता है, फिर भी स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी रहेगा। वहीं दिल्ली में बीजेपी की जीत से कहीं न कहीं हरियाणा में भी पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, तो वहीं अन्य विपक्षी पार्टियों का आत्मविश्वास भी डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल एक बात तो साफ है कि दिल्ली में जिस तरह से भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, उसके बाद पूरे देश में एक मैसेज गया है कि भाजपा पूरी मजबूती के साथ न ही सिर्फ चुनाव लड़ती है, बल्कि तमाम विपक्षी दलों के लिए चुनौती बनकर खड़ी रहती है। ऐसे में दिल्ली चुनाव का असर हरियाणा के नगर निकाय चुनाव पर कितना पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी को लेकर आश्वस्त है, सभी अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रही हैं। तो वहीं हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। ऐसे में दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद से बीजेपी एक तरफ जीत को लेकर आश्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस का विश्वास है वो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नजर आ रहा है, जिसपे देखिए कुमारी सैलजा का भी बयान सामने आया है और उन्होंने हार को स्वीकार करते हुए कहा है कि इस पर मंथन और चिंतन किया जाएगा। तो हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई और देखिए इसी पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रामराजेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है सर। और कांग्रेस से प्रवक्ता नीरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नीरज गुप्ता जी आपसे करूंगी। देखिए दिल्ली में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, कांग्रेस का देखिए वहां पर पत्ता साफ हुआ। ऐसे में अगर बात हरियाणा के निकाय चुनाव का जिक्र कर ले, क्या विकल्प है बीजेपी के सामने? राज्य में कोई किसी पार्टी सरकार बनती है तो उनका मोरल हाई होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हमारी बनती तो नेचुरली बात है बीजेपी कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन होता, लेकिन अब हमने उस स्थिति पे काबू पा लिया। देखिए ऐसा नहीं है कि नगर निगम चुनाव में कि खाली एक ही तरफ ताली बजेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कई जिलों में तो सिर्फ हमारी कांग्रेस का रोहतक हो गया, सोनीपत हो गया, अंबाला हो गया, सिद्धर हो गया, धार हो गया, सिरसा हो गया, तो यहाँ सब कांग्रेस का बोलबाला है। ऐसा नहीं, पूरी मेहनत से हम इनका मुकाबला करेंगे, इनको भी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। कल फरियाद में हमारी मीटिंग हुई है, हमने कंपेनिंग कमेटी, मैन्युफैक्चरिंग कमेटी बनाई है और हर विधानसभा, हर हमारे वार्ड से 44 वार्ड है, सभी से प्रश्न बताने चालू हो गए और उनकी स्कूटनी करके छटाई करके। ऐसा नहीं है कैंडिडेट को कमी है, ये ठीक है, उनको हमने उनकी मीटिंग लेके उनको हाई करिए, घबराने की जरूरत नहीं है। हम उनकी पूरी मेहनत से इनके सामना करेंगे, वही हमारे मुद्दे रहेंगे। देखिए फरियाद में नगर निगम भ्रष्टाचार का 200 करोड़ घोटाला, वो आज तक उसका कुछ नहीं बना हुआ। सीवर की समस्या, बिजली पानी की समस्या, सारी समस्याएं जो चीजें छोटी सरकार के हाथ है उससे तात्पर्य है। देखिए मैं कल प्रधानमंत्री की एक बात सुन रहा था, जब दिल्ली जीत के बाद उन्होंने ये कहा कि पहली विधानसभा होते ही हम क्या की रिपोर्ट लागू करेंगे, उसमें शराब घोटाले हो, किसी भी घोटाले को बख्शा नहीं जाएगा। अरे भाई साहब, आप क्या की रिपोर्ट तो यहाँ देख रहे हो, हरियाणा में जो नगर निगम घोटाला 2.5 साल से पेंडिंग है, 2.5 साल से उठा रहे हैं, उसमें तो आपने कोई क्या की रिपोर्ट डाली नहीं करी, ना उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी।
ये सिर्फ दूसरे को परेशान करना जानते हैं, अपनी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तो यही अगर आप हमारे मोदी जी यही बात कहते हैं 200 करोड़ रुपए घोटाले की जांच भी होगी, तब मानते हैं कि हमें फेयर है पॉलिटिक्स में। सिर्फ ये विपक्षी नेताओं को डराने की पॉलिटिक्स करते हैं। और देखिए जनता पूरा साथ देगी, पूरी मेहनत से करेंगे, बाकी जनता मालिक है। जनता अगर विपक्ष में बैठेंगे विपक्ष में बैठेंगे, और जनता का जो शर्म आता होगा वो मारने होगा। रामराज शर्मा जी, देखिए अभी नीरज गुप्ता जी कह रहे थे कि कई देखिए घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुआ, स्थानीय चुनाव में जो है वो निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये निकाय चुनाव छोटी सरकार के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये बात भी आपकी सही है कि इसमें स्थानीय मुद्दे ज्यादा भी होते हैं, जैसे बिजली है, पानी है, सीवर समस्या है, स्ट्रीट लाइट है, सफाई है। ये बात आपकी सही है। ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से दिल्ली की देवतुल्य जनता जनार्दन ने विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री, जिनकी अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए हैं, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है, और धारा 370-35 से जम्मू कश्मीर से हटी है, और विदेश में हमारा डंका बजा है। दिल्ली की देवतुल्य जनता जनार्दन ने उनकी गारंटी के ऊपर मोहर लगाई है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की जीत है, ये उनकी नीतियों की जीत है, उनके सिद्धांतों की जीत है, ये दिल्ली की देवतुल्य जनता जनार्दन की जीत है। ये आदरणीय अमित शाह जी जो हमारे प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं और चाणक्य के रूप से विख्यात हैं, सबसे मजबूत गृह मंत्री माने जाते हैं सरदार पटेल जी के बाद में, ये उनकी चाणक्य नीति की जीत है। और मनोहर लाल जी की भी वहां ड्यूटी थी, वो बूथ मैनेजमेंट अच्छा किया उन्होंने, ये उनकी भी जीत है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला, और हमारे मुख्यमंत्री जी मुख्य वक्ता के रूप में वहां पे दिल्ली में इन्होंने प्रचार किया, और इन्होंने केजरीवाल की झूठ का पर्दाफाश करा। जिस तरह से उन्होंने झूठ बोला था, भाई जैसे हमारी पवित्र नदियां हैं, गंगा मैया है, यमुना मैया है और सरस्वती मैया है, जिस तरह से गंगा मैया को के बारे में उन्होंने झूठ बोला, भाई हरियाणा सरकार इसमें जहर मिला के पानी भेज रही है दिल्ली को, और माननीय मुख्यमंत्री जी जहां पे अंतिम हमारा हरियाणा का अंतिम गांव है पल्ला गांव, पल्ला घाट के नाम से जाना जाता है, वहां पे वो गए, उन्होंने इसका यमुना माता का जल पिया, और उन्होंने केजरीवाल को चैलेंज किया कि आप आइए, आप देखिए यहाँ पे, अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजिए, मैं अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजता हूं, और जिस तरह से मैंने जल पिया है, आप भी जहां पे महात्मा गांधी जी विराजमान है, वहां नजदीक यमुना मैया निकलती है, वहां से आप भी वहां पे नहाइए, ये जल पिए, आपको पता चल जाएगा। और नहीं तो दिल्ली की देवतुल्य जनता जनार्दन से माफी मांगी, हरियाणा की देवतुल्य जनता जनार्दन से माफी मांगी, और दिल्ली की जनता ने यह शपथ सिखा दिया है, क्योंकि दिल्ली की तीनों तरफ से सीमा हरियाणा से अटैच है, और हरियाणा की रिश्तेदारियां हैं, हमारे भाई दिल्ली में रहते हैं, हमारा आना जाना दिल्ली में बहुत है, और लिहाजा दिल्ली का असर हरियाणा के निकाय चुनाव पर भी पड़ेगा। और जिस तरह से हरियाणा की देवतुल्य जनता जनार्दन ने तीसरी बार केंद्र में भी हमारी सरकार बनाई, पूरे देश की जनता ने बनाया, हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया, हरियाणा में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनाई, और बहुत ही लोकप्रिय, जन जन के चेते, युवाओं के हृदय सम्राट, बहुत ही मिलनसार, छत्ती बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को सिर पे हाथ रख के उनको आशीर्वाद देकर दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। तो निश्चित रूप से निकाय चुनाव में, छोटी सरकार में इसका फायदा होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, 12 तारीख के आसपास में हमारी ये लिस्ट आ जाएगी, हमारी जिसको टिकट दिया जाएगा मेयर चुनाव का, ये हमारी फाइनल लिस्ट आ जाएगी। और इसी संदर्भ में कल भी हमारे यहाँ पे दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले तो सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं को जलेबी खिलाई, हरियाणा की जलेबी खिलाई देसी घी की, और सबका धन्यवाद किया। और कल मीटिंग हुई थी इसी संदर्भ में हमारी चुनाव समिति की, और जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी
पूर्व मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी, आदरणीय हमारे संगठन महामंत्री जी सुरेंद्रनाथ शर्मा जी, हमारे मंत्री महिपाल ढांडा जी, एमपी राज्यसभा सुभाष बराला जी, सुनीता दुग्गल जी पूर्व एमपी, तो इन सभी ने भाग लिया। और इसी संदर्भ में पहले हमारे पार्टी ने ड्यूटी लगा दी है सभी वरिष्ठ नेताओं की, प्रभारी बनाया गया है। ठीक है। जैसे मैं 2-4 नाम बता देता हूं। फरीदाबाद के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी, गुरुग्राम के एमपी राज्यसभा सुभाष बराला जी, हिसार से पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, करनाल से पूर्व मंत्री कमल गुप्ता जी, पानीपत से पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, रोहतक से वेदपाल वकील जी एडवोकेट साहब, यमुनानगर से पूर्व मंत्री संजय सिंह जी। तो इसी संदर्भ में हमारा संगठन बहुत मजबूत है। पहले हमारी बूथ कमेटियां बनाई गई हैं, उनका चुनाव हो गया है, शक्ति केंद्र प्रमुखों का चुनाव हो गया, मंडल अध्यक्षों का चुनाव हो गया है, और अभी हमारा जिला अध्यक्षों का चुनाव चल रहा था। पहले हम चुनाव जीतेंगे, ये छोटी सरकार का चुनाव जीतेंगे और निश्चित रूप से हर जगह कमल खिलेगा और छोटी सरकार में भी हमारी सरकार बनेगी। और ऐसे ही हम जनता देवतुल्य जनता जनार्दन की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-35 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि हम जनता का विश्वास जीतते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता का आशीर्वाद लेते हैं, जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे एमएलए हो, चाहे हमारे मंत्री हो, चाहे हमारे पदाधिकारी हो। जैसे कांग्रेस की तरह हमारी पार्टी में लठ नहीं बजता। जैसे इनके कांग्रेस में कई कांग्रेस है, हम पहले बता चुके हैं, कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव जी कांग्रेस है। इनका आपस में लठ बजता रहता है, इसीलिए इनका नेता प्रतिपक्ष अभी तक ये दे नहीं पाए। तो इनका बचता है। अनिल विज जी ने क्या बोला सारा पूरा हरियाणा जानता है, तो लड़ तो पहले अपना सुलझा लो। आपको झूठ बोलने की आदत पड़ी है। और देखिए क्वेश्चन मार्क किसी भी प्रक्रिया में वैधानिक प्रक्रिया में खुद उठाते हैं। हिंदुस्तान का इतिहास में पहला, राजनीतिक इतिहास में पहला दिन है जो विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट जो 2 तारीख को होंगे, रिजल्ट आएंगे 12 तारीख को। देखिए क्या इलेक्शन कमीशन ने क्या पोर्टफी खेली है। इससे तो जनता के मन में, हमारे मन में शंका उत्पन्न होती है। अरे भाई, छोटी सी सरकार के लिए 10 दिन की गिनती, जब आप ईवीएम से इलेक्शन करा रहे हो, विधानसभा के चुनाव से 4 दिन बाद गिनती करते हैं, लोकसभा का आपको पता नहीं, चुनाव हफ्ते बाद पहले अपडेट होगा। होने के बाद आपको पता तो नहीं, अखबार पढ़े चुनाव में थोड़ा अपडेट हो जाए। आपको ज्ञान नहीं है इस बारे में। नीरज गुप्ता जी मार रही है तो क्या मार्ग है? इनको बोलने की आदत पड़ी है। आज तक तो ये सरकार ठोकते थे, अपने विपक्ष का नेता नहीं है। पहले अपडेट हुआ अगर अपडेट, शायद जिनको पता नहीं होगा, रामराज जी को पहले अपडेट हुआ अगर अपडेट, सरकार बनी थी, इनका पता ही नहीं एबीसीडी का नेता नहीं बना था। और दिल्ली की जनता ने आपको नकार दिया, तीसरी बार नकारा है, 0/0/0/0, तीसरी बार 0, आपका खाता भी नहीं खुला। बनाया, हम कहते रहे हरियाणा में क्या चुनाव लड़ोगे बताइए आप। देखिए झूठों की सरकार है, सबको पता है। मोदी जी ने क्या जुबान दी थी, मैं गंगा मैया। अरे इंटरनेशनल अवार्ड अगर घोषित किया जाए झूठ बोलने में, कांग्रेस पार्टी वो अवार्ड जरूर जीतेगी। सरकार है। नीरज गुप्ता जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे है। नीरज जी ये बताइए, क्या आप देखिए, आपने तमाम बातों का जिक्र किया, बीजेपी के तमाम कमियों को गिनाया, क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी की कमियों को गिनाने से अच्छा है अपने पार्टी पर चिंतन मंथन किया जाए, रणनीति पर काम किया जाए? लगातार जनाधार खो रही है कांग्रेस। मानता हूँ आपकी बात से, मैं सच कहने में गुरेज नहीं करता, आपको शायद पता है। मैं ये बात मानता हूँ कि हमारी पार्टी में थोड़ी बहुत कमियां, मन कमियों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन साथ साथ हम विपक्ष, मुख्य विपक्ष में है। 37 सीटें कम नहीं होती, एक मुख्य मुकाबला है। मुख्य विपक्ष में, लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया। 100 दिन में आप बताइए 21 रुपए क्यों नहीं दे रहे, 500 रुपए क्यों नहीं दे रहे, कितना टाइम जा कराएंगे? अरे नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं दे रहे आप? नेता प्रतिपक्ष के बारे में बोलिए ना आप। 25,000 नेता प्रतिपक्ष के बारे में बोलिए आप। घोषणा पूरी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के बारे में क्यों नहीं बोलते आप? आपका लठ बज रहा है, अभी बता दो ना आप। आप लठम लठा हो रहे हो, लठ बज रहा है आपका। अरे मुख्यमंत्री जलेबी बांट रहे हैं, सूरजकुंड में बांट रहे हैं, हरियाणा में उनके मुख्य मुंह से ये नहीं फूटता मैं 21 रुपए कब दूंगा माताओं बहनों को, और 5 सेंटर कब दूंगा? अरे मुख्यमंत्री ने तो बहुत कुछ कर दिया। आप बताइए, मुख्यमंत्री तो सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री विपक्ष का जिक्र किया नीरज गुप्ता जी, मुख्य विपक्षी का जिक्र किया। आप लोग मुख्य विपक्ष का जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन ऐसे में प्रतिपक्ष नेता तो अब तक चुना नहीं गया। जनता कैसे विश्वास करे आप पे?
आप ये बोल नहीं पाएंगे। अगर ठीक है, मैं मानता हूँ हमारी कमी है, हमें 4 महीने का टाइम लग गया, ये कमी है, मैं खुद कैबिनेट पार्टी की कमी गिनवा रहा हूँ। आपने सारी कमियों को एक्सेप्ट किया, अच्छी बात है, लेकिन कमियों पर काम कब होगा सर? ये बात कहना चाहूँ, ये हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हैं। कर्नाटक में 9 महीने बाद पर्यवेक्षक नेता क्यों चुना, आप ये बताइए, इनसे पूछिए। हरियाणा की बात करिए ना, आप कर्नाटक में पहुंच गया। अरे हरियाणा की बात करना है, हरियाणा की, कर्नाटक में कहाँ पहुंच गया? मैं आती हूँ रामराजी शर्मा जी, 1 मिनट उन्हें बोलने दीजिए। चीनी रजी बोलिए। देखिए ये सब देखिए जनता तय करेगी। और देखिए रही बात घमंड, तो रावण का नहीं चला। मैं मानता हूँ, देखिए कांग्रेस से लंबी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, जिसने 45-50 साल शासन करा है, तो नेचुरली बात है जनता दूसरी पार्टी को मौका दे रही है। अभी ये 10-15 साल में इनकी हालत ऐसे की है, ये इतना घमंड कर रहे हैं, तो ऐसे ही कोई वादा पूरा हो तो बताइए। 2 करोड़ रोजगार मिले, 100 स्मार्ट सिटी बने, और रिकॉर्ड बात है, क्यों नहीं करते? हरियाणा में कर्जा कितना बढ़ गया, आप कराइए ना। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है जो मुख्य आपको मोदी ने कहा आए साल 2 करोड़ सबसे ज्यादा रोजगार हमारी पार्टी ने दिया, सबसे ज्यादा रोजगार, वो भी बिना खर्ची बिना पर्ची के, मेरिट के आधार पर, मेरिट के आधार पर चल रही है। जनता इनको हिंदूवाद और जातिवाद का नारा देके हिंदू कार्ड खेल, आप तो हिंदू विरोधी हो, सनातन विरोधी हो, भगवान राम के विरोधी हो, भगवान श्री कृष्ण के विरोधी हो। एक कांग्रेस एक विचारधारा है, और जो खून में है, कांग्रेस के लोगों के खून में है कि हमारी पार्टी सरकार बने न बने, अपनी विचारधारा से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम ऐसी राजनीति करते हिंदू मुस्लिम की, हमारे लिए सब बराबर है, और ये प्रॉपर करते हिंदू की राजनीति हो। ये कोई आपकी पार्टी के अंदर तो जिन्ना की आत्मा का वास हो गया, जिन्ना की आत्मा बस गई आपकी पार्टी में। करेंगे तो फिर राजनीति भी यूज करेंगे। कांग्रेस ऐसे काम नहीं करती, ये तो धर्म को राजनीति से जोड़ते हैं। देखिए कोई भी कार्ड है उनका, क्या धर्म का कार्ड है, कोई भी उसको राजनीति से जोड़ देंगे। हम इन चीजों से पढ़े हैं, हम अपनी जनता की सेवा करनी है। जब जनता में आशीर्वाद देगी, हमें सरकार बनेगी, तो हम जनता की सेवा करेंगे और मतलब विपक्षी मुद्दे उठाते रहेंगे। रामराजी शर्मा जी जवाब दीजिए, धर्म की राजनीति करती है आपकी पार्टी? देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, हिंदू होना कोई गुनाह है क्या? विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गंगा स्नान किया, वहां पे कुंभ स्नान करके आए। ये तो हमारे लिए गौरव की बात है, बड़ी खुशी की बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी स्नान करके आए, गंगा स्नान करके आए, प्रयागराज गए, अयोध्या धाम गए, बहुत अच्छी बात है। आज महामहिम राष्ट्रपति हमारे देश की, हमारी राष्ट्राध्यक्ष, वो वहां पर प्रयागराज गई हैं। अरे गंगा स्नान करना कोई बुरी बात है क्या? आप तो सनातन विरोधी हो, हिंदू विरोधी हो, भगवान श्री कृष्ण के विरोधी हो। आपने भगवान रामचंद्र जी का एक ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर का निर्माण पे जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, आपने वकीलों की फौज मंदिर उसके विरोध में खड़ी करती थी। वह राम मंदिर नहीं बनना चाहिए अयोध्या में। इससे ये साफ साफ जाहिर होता है आपकी पार्टी सनातन विरोधी है, आपकी पार्टी भगवान श्री कृष्ण के विरोधी है, और आपकी पार्टी में जिन्ना की आत्मा का वास होगा, जिन्ना की आत्मा का। आपकी पार्टी जिन्ना के पद चिन्हों पे चल रही है, जिन्ना की फॉलोअर है आपकी पार्टी, क्योंकि सनातन विरोधी है आपकी पार्टी। महत्वपूर्ण सवाल आपसे रामराजी जी, देखिए अक्सर हम देखते हैं निकाय चुनाव देखिए स्थानीय मुद्दों पर होते हैं, बीजेपी हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों का जिक्र करती है। क्या रणनीति है निकाय चुनाव के लिए? किसान आज भी देखिए नाराज हैं आपसे। ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे से कोई किसान नाराज नहीं है, क्योंकि पहले इन्होंने किसानों को बरगलाया था कांग्रेस पार्टी ने। आपके चैनल पर ही इनके प्रवक्ता ने स्वीकार किया था, जब अरविंद शर्मा जी एमपी का चुनाव लड़ रहे थे रोहतक से, तो महम में के गांव में उनका विरोध किया था। मैं आपके टीवी चैनल पे था, तो इनकी पार्टी का भी प्रवक्ता था सुरेश रोड भाई साहब, तो उन्होंने स्वीकार किया था। हाँ, मैं स्वीकार करता हूं, ये किसान के भेष में ये कांग्रेस ही कार्य करता है, इसलिए किसान जग चुका है। किसान इनकी बहकाई मारने वाला नहीं है। हमारी सरकार किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, दबे कुचलों की सरकार है, शोषित वर्ग की सरकार है, युवा शक्ति की सरकार है, महिला शक्ति की सरकार है, ये सभी वर्गों की सरकार है, ये सभी जातियों की सरकार है, ये क्षत्रिय बिरादरी की सरकार है। दूसरा, इन्होंने बात कही रोजगार की। सबसे ज्यादा रोजगार हमारी पार्टी ने दिया, हमारी सरकार ने दिया, और वो भी बिना खर्ची बिना पर्ची के। इनके टाइम में रोजगार कैसे मिलता था? इनके टाइम में सिर्फ कलोई हल्के के बच्चे लगते थे। अरे मेरे भाई, निवासी हल्कों के बच्चे नहीं पढ़ते क्या? उस टाइम में आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत कड़ा फैसला लिया।
उन्होंने कहा पूरे हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के बच्चे हैं, पूरे हरियाणा का परिवार मेरा परिवार है और मैं बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर बच्चे भर्ती करूंगा। और माननीय मनोहर लाल जी ने इतिहास बनाया और उसी सिस्टम को फॉलोअप कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी। आज बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज कैलाश मानव से लग रहा है। यह हमारी सरकार लगा रही है, यह आदरणीय नायब सिंह सैनी सरकार लगा रही है। सबसे ज्यादा बच्चे हमारी सरकार ने लगाए। इनके टाइम में क्या होता था? इनके टाइम में ठेकेदारी प्रथा होती थी और मुख्यमंत्री अपने क्षेत्रों को ठेकेदार अपॉइंट करता था। वो पैसे लेके भर्ती करता, उसका PABSI जमा नहीं कराता, ना उसको पैसे देता, उसको सैलरी नहीं देता। 2-4-6 महीने बाद उसको हटा देता, फिर दूसरा पैसे लेके भर्ती करता, फिर उसको हटा देता, फिर तीसरा भर्ती कर देता। तो ये प्रथा चली आ रही थी। हमारी सरकार ने ठेकेदारी प्रथा खत्म करा, कौशल रोजगार निगम ले गए। ठेकेदारी प्रथा पर जवाब दीजिए नीरज गुप्ता जी। देखिए, एक स्पेशल बेकार और तथ्य से परे करने की बात की आदत है। कभी ठेकेदारी का बहाना लेते हैं, कभी किसी का बहाना लेते हैं, अपने सरकार पे कुछ बोलते नहीं। हमारी सरकार जब मुख्यमंत्री जी को हार्दिक आभार प्रकट करता हूं माननीय मुख्यमंत्री। और ये कहते थे कि आपके भी नेता पे भ्रष्टाचार का ये रोप है, तो हम फौरन इस्तीफा लेते थे। इनके 3 मंत्री को उदाहरण से खेल मंत्री हुए, क्या वैसे मंत्री हुए, किसी का इस्तीफा नहीं लेते। अपनी 0 टॉलरेंस की पॉलिसी, सिर्फ नाम की पॉलिसी, कोई कार्रवाई नहीं करते। 200 करोड़ का नगर निगम घोटाला, कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, गंगोत्री। और जो छोटी छोटी मसलों पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी, सिर्फ बातें 0 भ्रष्टाचार, इनके जितना भी है शराब घोटाला हुआ, कोई कार्रवाई नहीं की। सिर्फ दूसरे की पार्टी सरकार बना के किसानों की सारी जमीन बेच के खा गए, रिपोर्ट लागू करेंगे। सेक्शन 4(6) का नोटिस थमाया, किसान को डराया धमकाया, सस्ते भाव में जमीन हड़प ली, महंगे भाव में वो बिल्डर को बेच दी। मानने के लिए तैयार है। आप देख लेना, अभी 1 साल बाद देखना, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, भैया यमुना का जहाज खत्म होगा नहीं होगा? आप तक जो रिपोर्ट लगाते रहे केजरीवाल सरकार पे, उसमें देख लेंगे 1 साल बाद अगली छठ पूजा तक दिल्ली की जनता उसी जहाज में स्नान करती है, बिना जहाज के स्नान करती है। क्योंकि 11 साल का जो ट्रैक रिपोर्ट है, 10.5-11 साल का, उसमें तो आज तक गंगा साफ नहीं हुई। गंगा पे 1000 करोड़ का बजट वो खराब हो गया, तो कोई कार्य पूरे नहीं हुआ। सब जानते हैं आपकी कितना अंतर होता है। ठीक है, सरकार बनना अलग बात है, आपने काम कुछ नहीं किया। आपकी सरकार बन रही है, मोदी जी के नाम पे बन रही है, मोदी जी के अलावा आप पे कोई दूसरा नेता नहीं है, आप बिल्कुल 0/0 हो। मोदी जी काम की चलती है, उसका दूध चल रहा है, तो जनता मान रही है। लेकिन आप किसी भी हाल में देखोगे, इकोनॉमिक लाल देखोगे, किसी भी लाल सब जानते हैं हमारी GDP कितनी बड़ी डाउन जा रही है और हमें पर पैसे इनकम हम कितने देशों से पीछे हैं। सब भी हरियाणा में आप कितना करते हैं ये आप भी जानते हैं। झूठ बोल रहे हो, झूठ बता के जाइए। 21 रुपए कम मिलेंगे महिलाओं को और 5 रुपए सेंटर कम मिलेगा। ये मत कहिए हमें मिल गए हैं, हो सकता है आपको मिल गए हो, आपकी घरवाली को मिल गए 21 रुपए या 500 रुपए सेंटर आपके घर आ रहे हो। बीजेपी कार्यकर्ताओं को, आम जनता को, और जो मैडम हमारी बैठी है इनको नहीं मिला 500 रुपए सेंटर, मुझे नहीं मिला, हमारे घर में काम करने वाले को नहीं मिला, ये बता के जाइए हमें। एक छोटी सी टिप्पणी दे दीजिए रामराज शर्मा जी। ये कह रहे हैं जो भी वादे किए गए थे बीजेपी की तरफ से वो पूरे नहीं हुए। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को बताना चाहूंगा, जो घोषणा पत्र, हम उसको संकल्प पत्र कहते हैं, जो संकल्प पत्र के माध्यम से हमने जो संकल्प लिया है, एक एक संकल्प को हम पूरा करेंगे। जैसे हमने, इन्होंने 25,000 भर्तियां रुकवा दी थी उस टाइम में, इनकी भर्ती रोको गैंग ने। उस टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया था, घोषणा करी थी कि भाइयों, जैसे हमारी पार्टी ने उनको अगला मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया था, भाई हम आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में चुनाव लड़ेंगे और भगवान की कृपा से हमारी सरकार आएगी तो अगले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। उस टाइम में उन्होंने घोषणा करी थी, भाई इन बच्चों को पहले मैं रोजगार दूंगा, बाद में अपना पदभार ग्रहण करूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो घोषणा पूरी करी, वो संकल्प पूरा करा। मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। दूसरा, उन्होंने 1.25 लाख जो कौशल रोजगार निगम के तहत ये बच्चे अपॉइंट हुए हैं, ये इनके टाइम में जो ठेकेदारी प्रथा में थे, फसल विधेयक माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए और किसानों की सभी फसलें
एमएसपी पे हम खरीद रहे हैं 24 फसलों के लिए, नोटिफिकेशन जारी किया सरकार ने। ये आदरणीय नायब सिंह सैनी सरकार कर रही है। ये किसान हितैषी सरकार है, मजदूर हितैषी सरकार है, ये छत्तीस बरादरी की हितैषी सरकार है, ये सभी की सरकार है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, शर्मा जी, आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली में देखिए विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद से अब हरियाणा में निकाय चुनाव की बारी है। 2 मार्च को चुनाव होने वाले हैं, 12 मार्च को रिजल्ट सामने आने वाले हैं। ऐसे में हरियाणा के निकाय चुनाव में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, 12 तारीख को ही पता चलेगा। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।